तो कल के टॉपिक में हमने लास्ट में विद्युत धारा में इलेक्ट्रिसिटी हमारा टॉपिक जो चल रहा है, दो तीन चीज़ हमने कवर कर ली थी। सबसे पहले आवेश से बनने वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको हमने देखा था। इसके बाद हमने विद्युत धारा के बारे में भी देख लिया था। फिर विद्युत विभव के बारे में भी देखा था हमने, यानी इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इसी के साथ साथ में ओम्स लॉ के, ओम के नियम के बारे में भी हमने समझा था। ओम के नियम के बारे में यहाँ तक चीज़ें हो गई थी और इसी के आगे हमें आगे चलना है। तो हम ओम के नियम को एक बार सबसे फिर से रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ लेते हैं। ओम्स जो लॉ था, ओम के नियम ने ये बताया था कि जो आपका करंट है वो पोटेंशियल यानी कि विभव के डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, समानुपाती था। और अगर ऐसा होता है तो हमने कहा V भी क्या हो सकता है, I के समानुपाती हो सकता है। यहाँ से एक फॉर्मूला निकला था V बराबर RI, और इसके बाद हमने एक फॉर्मूला बनाया था R इक्वल टू V अपॉन I। इसे प्रतिरोध कहा गया था, और जो V है हमारा ये विभव है, विद्युत विभव। और इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा ये हमारा विद्युत धारा है। ये हमने कल के उसमें देखा था। इसी के आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आती है, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं जो हमारे एग्जाम में क्या बन सकते हैं ऐसे प्रश्नों में से, कि अगर आपसे कहा जाए प्रतिरोध किस में डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे कहता हूं प्रतिरोध यानी कि R, क्या ये है विद्युत धारा I पे डिपेंड करेगा या V पे डिपेंड करेगा, विद्युत विभव पर? किस पे डिपेंड करता है? विद्युत विभव पर। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि विद्युत धारा ना तो हमारा करंट पर निर्भर करता है और ना ही हमारे विभव पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर। क्योंकि फॉर्मूला देखने के बाद तो यही लगेगा R इक्वल टू V अपॉन I है, तो V और I का प्रभाव पड़ता होगा। इसका कोई संबंध नहीं है इससे, क्योंकि आपने देखा हुआ है अगर जितना V बढ़ेगा उतना ही तो I बढ़ेगा। अगर V और I बढ़ेगा, अगर V बढ़ाओगे I बढ़ेगा, तो इसकी जो वैल्यू है रेशियो की वो तो फिक्स आएगी। यानी कि जो R है, प्रतिरोध है, वो इन दोनों में से किसी में निर्भर नहीं करता है। इसीलिए पहली चीज तो कंफ्यूजन के लिए ही डाल दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो भैया डिपेंड किस पे करता है, तो फिर आता है कि जो प्रतिरोध है वो किस, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कंपोनेंट हैं। जो प्रतिरोध है इस पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, रेजिस्टेंस पर किस किस का इफेक्ट पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। जो रेजिस्टेंस है उस पर जो फैक्टर पड़ता है, फैक्टर जो है पहला, जो प्रतिरोध है ये डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पर, यानी लंबाई पर। जो कंडक्टर है, जो वायर है, उसकी लंबाई कितनी है, इस पर प्रतिरोध डिपेंड करेगा, पहला कंडीशन। और कैसे करता है ये भी ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, लेंथ के। L मतलब हो गया हमारी लंबाई। कंडक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका प्रतिरोध होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि यदि आपको लंबी दूरी तक लेके जाना है करंट को तो मुश्किल होगी, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ चुका होगा। और प्रतिरोध बढ़ने का मतलब ये है कि अगर लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध आपका बढ़ेगा, और अगर लंबाई ज्यादा होगी प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। प्रतिरोध का काम ही क्या होता है, करंट को आगे ना बढ़ने देना। तो जब करंट आगे नहीं बढ़ेगी तो करंट एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। वो ऊर्जा कहीं ना कहीं तो निकलेगी, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसीलिए वही ऊर्जा हीट एनर्जी में निकल आती है। और जब हीट एनर्जी में निकलती है तो जब हमारे घर में देखा होगा कई बार शॉर्ट सर्किट होती है, इसलिए होती है क्योंकि प्रतिरोध इतना ज्यादा वायर का बढ़ चुका होता है कि वो ऊर्जा बदल जाती है हीट एनर्जी में और वायर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसलिए लंबी दूरी करने के लिए हम प्रयास ये करते हैं कि पतला वायर ना हो, मोटा वायर हो। क्यों? क्योंकि दूसरा फैक्टर भी है। एक फैक्टर तो ये है, दूसरा फैक्टर आपका है, ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध यानी कि R, ये आपका क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, यानी एरिया पर डिपेंड करता है। दूसरा ये भी है क्षेत्रफल पर। कैसे करता है तो यहीं पर नीचे लिख लीजिएगा। जो प्रतिरोध है यानी R है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी कंडक्टर का आपने एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ने का मतलब ऊपर, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इसका मतलब है। लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, बहुत ही आसान से चीज, इसमें कोई बहुत टेक्निकलिटीज वाली बात है नहीं खासकर। ठीक है, चलिए आसान है। अब इसमें क्या है, एक चीज और समझ सकते हैं। अच्छा, इसीलिए देखा होगा आपने जो हाई टेंशन लाइन होती है उनके जो वायर होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि लंबी दूरी तक लेके जाना है करंट को, और करंट को जब लंबी दूरी तक ले जाना है
तो भैया यार वायर को क्या करोगे आप, मोटा करोगे, क्योंकि मोटा होने से क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा प्रतिरोध कम हो जाएगा, करंट आसानी से दूरी तक चली जाएगी। केबल से जब घर में करंट लाते हैं तो मोटी रहती है, लेकिन घर में जो वायरिंग करते हैं वो पतले वायर से होते हैं, क्योंकि दूरी नहीं तय करनी है ना। लेकिन केबल तो ट्रांसफार्मर से आ रही घर तक, इसका मतलब लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, मामला सिर्फ इतना ही है। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। छोटा सा पॉइंट और एक लिख लीजिएगा, प्रतिरोध को तापमान भी प्रभावित करता है, तापमान भी प्रभावित करता है, यानी कि प्रतिरोध किसी भी आपका कंडक्टर का, चालक का तापमान प्रभावित करेगा। अगर टेम्परेचर यानी कि तापमान अगर बढ़ता चला जाए, तापमान अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, एरो का बढ़ना, तो आपका रेजिस्टेंस यानी कि आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। कहने का सीधा मतलब ये है, अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ओके, अब हम आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा, क्वालिटी यानी कि जो नेचर ऑफ मटेरियल होता है वो भी करता है, लेकिन वो प्रश्न बनने की संभावना, नेचर जो होता है, हर अपने कंडक्टर चालक का अपना अपना एक नेचर होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन एग्जाम में हमारे यहाँ से एक न्यूमेरिकल छोटा सा फंसता है, उस न्यूमेरिकल के लिए हम थोड़ी सी कहानी को सिद्धत कर लेते हैं यहाँ से, तो हो सकता है अगर प्रश्न आया प्रतिरोध से तो हम करने के लायक हों। क्या बनता है प्रश्न, जैसे मैंने माना, एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूं, एक चालक है, ठीक है, क्वेश्चन ही टाइप ले लीजिए आप, एक चालक है, इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और इसके वायर जो है उसका रेडियस कितनी है, आर है, त्रिज्या कितनी है, आर है, ये प्रतिरोध है। और वायर होगा अगर, तो वायर का क्षेत्रफल भी होगा, और वायर सर्कुलर फॉर्म में होगा तो उसकी त्रिज्या भी होगी, उसकी त्रिज्या क्या है, आपकी आर है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यदि उसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो बताइए उसके प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ेगा। यदि किसी वायर की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको समझना है। आसान है, जरा देखिएगा। पहले हम एक चीज समझते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि जो प्रतिरोध है वो कैसा है, तो आप कहोगे व्युत्क्रमानुपाती किसके, एरिया के। एक कंफर्म है, एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। हमने कहा एरिया अगर डबल कर दिया जाए, एरिया अगर ए है उस एरिया को डबल कर दिया जाए, 2a कर दिया जाए, तो अगर प्रतिरोध होगा, यानी अगर हमारा प्रतिरोध आर है तो वो कितना हो जाएगा, आर बाई 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सिंपल सी कहानी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कहा एरिया को 3 गुना कर दिया जाए तो भैया जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, r/3 हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ मैंने अगले केस में क्या कहा, एरिया अगर ए है और उसका एरिया क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, अगर आधा करोगे तो रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2r हो जाएगा। मतलब ये बात हमें समझ में आ चुकी बुरी तरीके से। लेकिन त्रिज्या वाले मामले में क्या होगा, अगर त्रिज्या दोगुनी की जाएगी तो उसके प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ेगा, प्रतिरोध उसका हो जाता है 4 गुण, यानी कि r/4, 1/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका मतलब बहुत सामान्य सा है। देखिए अगर हमने ये रिलेशन निकाला हुआ है तो समझ में आ चुका है, इसको हम यहां समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक चीज समझेंगे तुरंत आ जाएगा। हमने कहा r बराबर था 1/a, 1/एरिया कर दिया हमने। अब एरिया का फॉर्मूला होता है 1/πr² हो जाएगा, एरिया ये होता है। यानी कि जो प्रतिरोध है वो कैसा है, त्रिज्या के इस व्युत्क्रमानुपाती तो है, लेकिन कैसे, स्क्वायर में। समझने वाली बात है। यानी कि अगर त्रिज्या को r किया जाएगा तो प्रतिरोध उसके स्क्वायर के टर्म में चेंज होगा। बात तो क्लियर है। अब त्रिज्या बढ़ेगी तो ये तो कंफर्म है कि r कम होगा, लेकिन r कितना कम होगा, स्क्वायर के टर्म में कम होगा। इसीलिए अगर ये r था, अगर इसको 2r किया जाएगा तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4r², यानी 1/4 हो जाएगा। सिंपल मतलब समझ में आ रही बात। तो अगर हम इसमें बने, क्योंकि प्रश्न यही आते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, बस यही पूछ लेता है वो, तो हम इसको एक बार समराइज कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर कोई वायर है, उसकी त्रिज्या जो है r है, त्रिज्या मतलब स्मॉल r, त्रिज्या है आपकी, वो अगर दोगुनी की जा रही है, समझिएगा बात, तो उसका प्रतिरोध जो होगा कैपिटल R, ये क्या है, प्रतिरोध है, उसका प्रतिरोध हो जाएगा r/4। ये बात समझ में आ रही है। हमको तो बनना डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ स्क्वायर के टर्म में चेंज होगी, 1/4 हो जाएगा। फिर मैं कहूँ अगर आपसे, मैंने कहा त्रिज्या जो है उसकी 3 गुना कर दी जाएगी, 3r, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध उसका r/9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, उसे भाग दिया जाएगा। अगर मैं ये कह दूं इस बार कि r बराबर r त्रिज्या है और उसकी त्रिज्या r/2 कर दी गई, आधी कर दी गई है, तो प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ेगा, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कैपिटल R है तो भैया अब आधी की गई तो बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, स्क्वायर के टर्म में तो 4r हो जाएगा। स्क्वायर के टर्म में बढ़ेगा,
बढ़ेगा भी तो स्क्वायर के टर्म में ही ना, आधी हो रही तो बढ़ेगा, लेकिन स्क्वायर के टर्म में बढ़ेगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, न्यूमेरिकल इसी से आते हैं, जितने भी टाइप के प्रतिरोध वाले बनते हैं इसी से बन जाते हैं। तो आप छोटा सा बस बना लीजिए अपने, जिससे दिमाग में बैठ जाए हमारे, भैया क्या है, एक कहानी ये वाली छोटी सी लिख लीजिएगा, एक साइड में ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, एरिया ही चेंज कराएगा आपसे, और एक कहानी आपकी ये रेडियस वाली लिख लीजिएगा। बढ़ने पे घटेगा तो कैसे घटेगा, रेडियस बढ़ने पे आर कैसे घटेगा ये समझ लीजिएगा। और ये आखिरी में एरिया, इधर बढ़ रहा था तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ घट रहा था, इधर एरिया आपको घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इतनी सारी चीजों के बारे में हमको ध्यान रखना है, और बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई कठिन से ऐसी चीज है नहीं खासकर। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। ये तो हमारा ओम्स लॉ के बारे में जो भी प्रश्न बन सकता था उसके बारे में कहानी है। अगली कहानी ये बनती है साहब कि ओम्स लॉ के बाद, ओम्स लॉ के हमने फैक्टर समझ लिए, एक और छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है ओम्स में, मैं उसको भी थोड़ा बता देता हूँ आपसे। चलिए ओम्स में, अगर आप ओम्स में जाएंगे तो अभी आपने देखा कि जो आर है ये जो होता है ये समानुपाती होता है लंबाई के, और आपने पढ़ा जो आपका आर है यानी कि प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के। इन दोनों को क्या किया गया, इन दोनों को आपस में ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन सेकंड मान लिया, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो आर हो जाता है समानुपात एल अपॉन ए के, और जब इन दोनों को हटाते हैं तो एक आपका नया फॉर्मूला बन के आ जाता है एल अपॉन ए। कई बार इसके बारे में पूछ लेता है, ये जो बन के आया है यहाँ पर कांस्टेंट, ये तो प्रतिरोध ही है, ये लंबाई है, ये एरिया है, ये जो निकल के आया है इसको बोलते हैं आपका रेजिस्टिविटी, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के बारे में अगर आप देखेंगे तो रो बराबर निकल के आ चुका, अगर मैं रो बराबर लिखना चाहूं तो आर इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ये बन गया जाकर रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल, फॉर्मूला बन गया। अगर आपसे मैं बोलूं प्रतिरोधकता की यूनिट क्या होती, मात्रा क्या होती, तो आज इतना ध्यान रखिए, बहुत बाकी चीजें ध्यान नहीं रखने वाली है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है भैया बहुत आसान है, अच्छा वो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या था, ओम था, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर होता है, और इधर हो गया जाकर लंबाई का क्या 1 मीटर, तो मीटर जब हो जाएगा यानी मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, मीटर आपने लिख दिया मीटर स्क्वायर, और नीचे मीटर, 1 मीटर से कट जाएगा, यानी कि प्रतिरोधकता का जो मात्रक है ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर, तो ध्यान रखिएगा ओम मीटर आपका मात्रक होता है प्रतिरोधकता का, और ओम होता है आपका प्रतिरोध का। आसान है, छोटी सी चीज है। प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, ये पदार्थ की क्वालिटी यानी गुण पर निर्भर करती है, ये पदार्थ के गुण पर निर्भर करती है। और यहीं से हमारा ओम्स वाली कहानी समाप्त हो जाती है, द एंड हो जाता है। वरना क्या होता है ना कई बार की ओम्स लॉ इतना लंबा हो जाएगा, तो हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओम्स के बारे में हम इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जान ले पर्याप्त है। अच्छा थोड़ा सा टिल्ट हुआ है हल्का सा, ठीक है, तो ये हमारा प्रतिरोध है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, चलिए तो अब ओम के बाद क्या बना जाकर के, ओम के बाद हमें क्या समझना है, ओम के बाद देखिए 2 चीजें हैं, एक बार ये तो हम थोड़ा समझ लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो आपका प्रतिरोध आया है, प्रतिरोध, ठीक है, इसका जो सिंबल होता है आर होता है, अभी बार बार कर रहे हैं आर होता है, ये क्या होता है ऐसे आपको बनाया जाता है, अगर आपने देखा होगा यही तो प्रतिरोध था। इसको कैसे जोड़ा जा सकता है, 2 तरीके से जोड़ा जा सकता है इसको, इसको जोड़ने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं। घर में जो वायरिंग होती है कैसे होती है उसी तरीके से बात कर रहे हैं, एक होता है श्रेणीगत सीरीज कॉम्बिनेशन जिसे बोलते हैं, और एक होता है आपका समानांतर पैरेलल, पैरेलल, और एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। माना कि हमने R1 R2 R3 3 रजिस्टर है, इन लगे क्या फर्क पड़ता है, 3 है मान लेते हैं, इन तीनों को जोड़ना है और सीरीज में जोड़ना है, तीनों रजिस्टर हैं, तीनों प्रतिरोध हैं, इनको जोड़ने का तरीका क्या होता है, ऐसे जोड़ेंगे सीरीज में, ये
हो सकता है इससे न्यूमेरिकल छोटे मोटे दे दिए जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे कि आइडिया रहे कि कर पाए हम वहाँ पे। ये धनात्मक हो गया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं। अब अगर इन्हीं को हम पैरेलल जोड़ रहे होते, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हैं, इसका एंड इसके एंड से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के एंड से जब जुड़े हुए, इसे एंड टू एंड कनेक्शन भी बोलते हैं। समानांतर का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब क्या है, तीन ही रजिस्टर थे लेकिन तीनों रजिस्टर कैसे लगे हैं, ऐसे कुछ लगे हैं। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, यानी कहने का मतलब ये हमने क्या बोल दिया, इसको R1 बोल दिया, इसको R2 कह दिया, हमने इसको R3 कह दिया। ये तीन रजिस्टर प्रतिरोध लगे हैं तीनों, लेकिन इस कनेक्शन में लगे हैं जहां पे तीनों का एक ही बिंदु है, कॉमन पॉइंट सेम होता है। तीनों रजिस्टर का कॉमन पॉइंट क्या है, सेम होगा यहाँ पर। अब का समझना क्या चाह रहा है, इसमें सारी कहानी हम आपको बता देंगे क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आता यहाँ से, लेकिन इतना अगर आए तो हम करने के लायक बने। पहली कंडीशन, अगर ये तीनों रेजिस्टेंस है, तीनों को जोड़ा जाए, अगर सीरीज में लगे हैं तो कुल इनका योग कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा। इस कुल प्रतिरोध को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और कुल प्रतिरोध बराबर हमने माना R है, जो कि बराबर होता है सीरीज वाले में R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर और भी लगे होते n रजिस्टर तो Rn तक, ये सारे लिखने जोड़ने का तरीका ये दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पर लगा है 2 ओम, यहाँ पर लगा है 4 ओम, और यहाँ पे लगा है 6 ओम। मैंने कहा इन तीनों को जोड़िए क्या होगा, तो आप कहोगे 2 ओम 4 ओम 6 ओम बराबर 12 ओम, इसका आंसर आ जाएगा प्रतिरोध। बात समझ में आ गई, क्लियर है। लेकिन अगर मैं बोलता यही पर कि अगर समानांतर में रजिस्टर लगे हुए हैं, ये 2 ओम है, ये 4 ओम लगा हुआ है, और ये 6 ओम लगा हुआ है, इन तीनों को जोड़ना है तो इनका कुल प्रतिरोध जो होगा वो कैसे जुड़ेगा जा करके, तो कुल प्रतिरोध जो है वो बराबर होता है 1/R, 1/R बराबर, इनका जो होगा R1 R2 है सब अपॉन में जुड़ते हैं, 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैट 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 डैश करते हुए 1/R, जितने भी लगे हुए सब जोड़ देंगे एक साथ। अच्छा, अब इसी को जैसे मैंने कहा ये दिए गए एग्जाम्पल, साथ में यही वाला एग्जाम्पल इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं। अगर हमने कहा इसी एग्जाम्पल को अप्लाई करना है तो यहाँ पर यूनिट आपका दिया गया 1/R बताइए, तो एक लगा था 2 ओम का, तो यहाँ 1/2 कर दिया गया। एक लगा है आपका 4 ओम का, 1/4 कर दिया। एक लगा हुआ 6 ओम का, 1/6 कर दिया। इसका ले लीजिए भैया, मैथ आप सबकी बहुत अच्छी होगी, मुझे आशा है आप लोग मैथ में काफी टैलेंटेड हैं, सॉल्व कर ही लेंगे। 24 आ रहा होगा शायद इसका एलसीएम, तो 2 12 12 आ रहा है 6, अरे वाह, मैथ मेरी उस वास्तव में बहुत अच्छी थी इसका मतलब। तो 24 में गलत नहीं होता, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, गलत वैसे भी नहीं होता। तो 12 2 6 प्लस 3 प्लस 2 3 2 5 6 11/12, और क्योंकि R निकालना है कुल रेजिस्टेंस, इसको पलट देंगे लास्ट में तो आ जाएगा 12/11, और यही आपका रेजिस्टेंस हो गया ओम, ये भी ओम हो गया नेट। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अब यहीं पे छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, वो बात ये है कि कई बार ऐसा पूछ लेता है, जो अगर आपसे पूछा जाए श्रेणी के मामले में, ध्यान रखिएगा श्रेणी वाले मामले में, ये सीरीज में, यहाँ पर अगर ये बैटरी लगी होगी तो करंट भी निकलेगा। करंट निकलेगा तो अगर मैंने माना 10 एम्पियर करंट जाया, 10 एम्पियर करंट निकलेगा तो यहाँ से बहता हुआ जाए, ऐसा तो है नहीं कि साइड में चला जाएगा, इससे भी 10 एम्पियर निकलते हुए जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी, मतलब तीनों रजिस्टर से सेमी करंट तो बहता हुआ जाएगा सर्किट में। इसलिए सीरीज वाले मामले में, श्रेणी वाले मामले में जो करंट होता है यानी विद्युत धारा होती है वो होती है हमेशा समान। यानी पूछेगा आपसे कि जो रजिस्टर होते हैं, प्रतिरोध होते हैं, उनमें करंट जो होता है सीरीज में लगे होने पे समान होगा कि नहीं होगा, या ऐसा कोई क्वेश्चन बने, ध्यान रखना समान होता है। लेकिन सीरीज वाले मामले में जो विद्युत विभव होता है, ये विभवांतर कह सकते हो, विद्युत विभव ले लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा। विद्युत विभव, विद्युत विभव यानी अगर इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो अलग अलग पॉइंट पे विद्युत विभव अलग अलग होते हैं। इसका V1 होगा, इसका V2 हो जाएगा, इसका V3 हो जाएगा। यानी विद्युत विभव क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर हम बात करें विद्युत विभव समान नहीं होते हैं, कंडीशन ध्यान रखना, करंट हमारा समान रहती है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद यहीं पर अगर मैं आपसे बोल दूं कि पैरेलल वाली कंडीशन में क्या होता है भैया, समानांतर वाले मामले में क्या होता है,
समानांतर वाले मामले में देखिए, अब देखिए आप सिंपल, आप खुद देखिए ना, यहां से करंट निकला, करंट तीन पार्ट में बटेगा कि नहीं, कुछ करंट यहाँ चला, कुछ यहाँ चला, कुछ यहाँ चला। हमने बोला यहाँ आई था, इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया, इसमें क्या I3 चला गया। यानी कि पैरेलल वाले कंडीशन में समानांतर वाले में करंट समान नहीं रह सकती। सीरीज में करंट समान रहती है, यहाँ करंट समान नहीं रहेगी, क्या लिखिएगा, विद्युत धारा समान नहीं रहती। लेकिन इस वाले मामले में क्या होता है कि जो विद्युत विभव है, पोटेंशियल है, वो समान रहता है। यानी अगर यहाँ V पोटेंशियल होगा तो यहाँ भी V होगा और यहाँ पर भी V ही होगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर विद्युत विभव समान रहता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब ऐसे छोटे मोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आसान है, बस में कोई बहुत टेक्निकलिटीज नहीं है, बट इसके ऊपर नहीं जाएगा, कोई भी आएगा जी। घरों में जो होती है वायरिंग वो ये होती है समानांतर, आप लिख लीजिएगा, घरों में जो वायरिंग होती है वो समानांतर वायरिंग होती है। समानांतर वायरिंग, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, घरों में जो वायरिंग होती है समानांतर होती है, ठीक है। चल, तो ये हमारा बेसिकली विद्युत विभव के बारे में इतना पॉइंट हो गया। अब विद्युत विभव हो गया, हमारा प्रतिरोध हो गया है, ओम्स लॉ की भी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। इस पे न्यूमेरिकल्स आपके आते रहते हैं अलग अलग तरीके से, चाहे तो एक दो न्यूमेरिकल लगवा दूं, मैं आगे की थ्योरी पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, दोनों में से जो इच्छा हो आप बता सकते हैं जल्दी से। न्यूमेरिकल बताते हैं इसके चार पांच, चलिए ठीक है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी से। अगर मैं आपसे बोलूँ इस, आप फटाफट आंसर अगर आप पाते हैं आप बताते चले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस छोटे छोटे करेंगे, लेकिन जो और बन सकते हैं उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। एक हमारा क्वेश्चन ये है कि 3 ओम का ये लगा, 2 ओम का लगा, 6 6 ओम के लगे हुए हैं। हमने कहा इसका कुल रेजिस्टेंस टोटल निकालना, टोटल रेजिस्टेंस ही निकालना सबका। दूसरा क्वेश्चन, कुछ ऐसे एक दिया गया है, देखिए एक हमारा ये, इसमें आपको निकालना है ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक और कर लेते हैं छोटा सा, कोई थोड़ा 3 का यूज कर लेते हैं। जी 2 ओम का, 2 ओम का, 2 ओम का नेट रेजिस्टेंस, एक छोटा सा और कर लेता हूँ, चौथा, इसमें मैं कहता हूँ एक वायर है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, उसे वृत्ताकार आकृति में बदल दिया गया है। बताइए उसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। अब उसका नेट आपका क्या होगा,
इसको भी समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। एक वायर है, उसका 20 ओम रेजिस्टेंस है, बताइए उसका अगर सर्कुलर फॉर्म में उसे बदल दिया गया है, यानी कि सर्कल में उसे बना दिया गया है, उसका नेट प्रतिरोध बताइए क्या होगा। 50 ओम का है, कुछ भी दे दिया जाए, बहुत आसान है, तरीका समझ लीजिएगा, वही होता है। जैसे छोटे छोटे मैंने एक दो क्वेश्चन लिए, जैसे पहला क्वेश्चन ही देखते हैं, जैसे दिया गया है। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाएगा, इसका आंसर आ गया होगा, इतनी हम लोग लग रहा है। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, कितना आ रहा है? 8। अच्छा, आपको कितना आ रहा है? 16/3, आपका 8 आ रहा है, सही है। पहले देखिए, देखिए ये दोनों सीरीज में लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों लगे हैं किसमें? पैरेलल में लगे हैं। और जब पैरेलल में लगे होंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका निकाल लेंगे। R1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/6। सॉल्व किया आपने 6, और इसको आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1 + 1 यानी 1/R। तो R1 बराबर हो जाएगा, जाके आपको पलट देंगे, 6/2 बराबर आ गया होगा 3 ओम। कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं, यानी 3 ओम। इन दोनों को मिला करके देखा जाए तो 3 ओम लगा है। अगर आपसे मैं कहूं कि इन दोनों को हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मतलब है सिर्फ 3 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पे इन दोनों को हटा दिया मैंने और एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और जो रेजिस्टेंस लगा जा करके वो तीनों क्या हो गए? अब सीरीज में हो गए, और अब तीनों सीरीज में हो जाएंगे तो इनका नेट निकालेंगे। तो जो आपका आंसर आएगा 3 + 2 + 3, क्योंकि सीरीज में सीधा जुड़ जाते हैं, बराबर 8 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा नेट। पहले वाले का आंसर 8 ही आएगा, ठीक है। दूसरे वाले का आंसर क्या है आपका? दूसरे वाले का आंसर ए और बी के बीच नेट बताना है कितना होगा। जिसके लिए भी अगर देखिए ए और बी के बीच पूछा जा रहा है, यहाँ और यहाँ, तो जिसके बीच पूछा जाए उसके अंदर के जितने होंगे पहले सबको कैलकुलेट कर लो। तो क्या होगा मामला, जैसे हमने कहा ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ से आप चले, अच्छा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में आपको ये पता लगाना होता है कौन सा समानांतर कौन सा श्रेणी है, ये बड़ी दिक्कत पैदा करता है। सिंपल तरीका है सबसे, इससे आसान तरीका हो नहीं सकता है। आप पेन लेते हुए जाइए, जहां तक पेन जा रहा जाइए, जहां से दो रास्ते मिल जाए समझ लीजिएगा दोनों पैरेलल हैं, खत्म बात। जहां से दो रास्ते दिख जाएं वो दोनों समानांतर होते हैं, सीरीज कभी नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब हम जैसे यहाँ से चलना शुरू किए, हम यहाँ से जाते जाते गए, यहाँ पे गए, और ये वो पॉइंट है जहां से दो रास्ते मिल गए, और दो रास्ते मिलते ही ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अब अगर देखा जाए यहाँ से चलते हुए चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस मिला और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों कैसे लगे होंगे? सीरीज में। अगर पेन नहीं उठाना पड़ रहा और रेजिस्टेंस लगातार मिलते चले जा रहे हैं तो समानांतर नहीं, श्रेणी में हो, और पेन उठाना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपका पैरेलल है। तो ये वाला और ये वाला दोनों कैसे लगे हैं? सब श्रेणी में है। और अगर ये दोनों श्रेणी में लगे हैं तो इन दोनों को 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मजे की बात है कि अगर हम कहें आपसे कि इन दोनों को अगर एक कर दिया जाए तो एक ही चीज है, तो हम इसको दोनों को हटा देते हैं जरा, और इनकी जगह एक ही लगा देते, क्योंकि मतलब तो वही था, हमने एक लगाया, अब ये 4 ओम हो गया। और थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है? समानांतर हैं और दिख भी रहे हैं। इसका मतलब 4 और 4 समानांतर होंगे, तो 1/4 + 1/4 बराबर आ जाएगा 1/R1। इसको सॉल्व करेंगे, 1/R1 बराबर 2/4, पलट देंगे वैल्यू जाके, R1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 ओम, तो 4/2, 2 से भाग दो तो 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा इसको हटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इन दोनों को मिलाकर कितना लिखा हुआ है? केवल और केवल 2 ओम का लिखा हुआ है। अब यहाँ चलिए जरा पेन उठाते हुए, कहीं उठाना नहीं पड़ रहा है। इसका तीनों क्या है? सीरीज में लगे हैं, और तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो 3 + 2 + 3 तोड़ दोगे तीनों का 8 आ जाएगा, यानी इनका आर और बी के बीच में 8 ओम रेजिस्टेंस है। आसान है, इसलिए भी बहुत आसान है, कोई कठिन ऐसी चीज है नहीं खास। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इसमें, ये तो क्लियर कर दिख रहा है, तीनों लगे हुए हैं समानांतर, और तीनों समानांतर है, तो 1/2 बराबर आपका हो जाएगा 1/2 + 1/2 + 1/2 बराबर आ जाएगा आपका 3/2, और आपका 1/R, तो R बराबर कर देंगे आप आंसर, तो 2 हो जाएगा 3 ओम रेजिस्टेंस। ये तो तीनों बहुत आसान थे। इस वाले मामले को ले लेते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन तो यही है, और ऐसे ही क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। देखिए बहुत आसान है, मैं आपको डायरेक्ट तो बता दूं, कभी भी जितने भी वायर ओम का रेजिस्टेंस है, जितने भी ओम का रेजिस्टेंस है, अगर उसे सर्कुलर फॉर्म में बनाया गया, मतलब पहले एक वायर है, मान लेते हैं ये आपका कितना है? 20 ओम का रेजिस्टेंस था, इसे सर्कल में बना दिया गया होगा। अब जब सर्कल में बनाया गया होगा तो 2 पॉइंट बन जाएंगे अपोजिट वाली सर्कल डायमीटर के रूप में। ये मैं तरीका बता रहा हूँ, फिर आप उसी जगह याद रखिए, पहले जैसे रूल है। तो आपका जब बटेगा तो 10 ओम इधर चला जाएगा और 10 ओम इधर चला जाएगा वायर, ये तो मामला है। और अगर मामला ये है, और ये दोनों कंडीशन कैसी है? पैरेलल में आ जाएगी, और पैरेलल में आएगी तो इनका नेट निकालोगे तो 1/R बराबर 1/10 + 1/10, और 1/R बराबर 1/10 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा 2, R बराबर निकालेंगे 10/2 बराबर आ जाएगा 5 ओम।
यानी कि कहने का मतलब है इसका कितना होगा, अगर 20 ओम का वायर है और उसे अगर वृत्ताकार में घुमा दिया जाए तो उसका कुल जो आपका प्रतिरोध बनेगा जाकर के वो 5 ओम बनेगा। तो यहाँ से एक चीज निकल के आई है, ये हर उसमें लागू होगी। अगर कोई आपका वायर दिया जाए, हमने कहा 100 ओम रेजिस्टेंस है एक वायर का, और मैंने कहा आपको उसे वृत्ताकार में कन्वर्ट कर दिया गया, बताइए कुल कितना होगा। तो उसमें 4 से सीधा भाग दे देंगे आप, आंसर आ जाएगा 25 ओम। यहाँ पर भी वही किया गया, 20 में 4 से भाग दे दीजिए 5 ही आएगा, सीधा है। 40 ओम दिया गया, 5 आप 4 से भाग दे दीजिए 10 आ गया। यानी कि जो भी आएगा अगर वृत्ताकार में दिया गया उसे 4 से भाग दे दिया जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। ये तरीका है इसका, एक एप्लीकेशन में पूछ लिया जाता है इस तरीके से। इसे लेवल तो हाई नहीं करना चाहिए इतना, रेजिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, हाई लेवल के हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इससे ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और यही कारण है कि इस लेवल तक ही रखा जाए, ज़्यादा बेटर है, वरना क्वेश्चन का तो लेवल बहुत अच्छा अच्छा बन जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, नाइक्रोम जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे मेटल दिए गए नाइक्रोम, एलॉय जो होता है, एलॉय यानी कि जो बनाए जाते हैं नाइक्रोम, जिसमें आपका निकिल क्रोमियम से मिलकर बनाया जाता है, उसमें उनका रेजिस्टेंस हाई होता है और बनाया इसीलिए जाता है। जैसे आपने देखा होगा वो प्रयोग किया जाता है आपका हीटर में, तो मामला वही है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज़ ऐसे छोटी मोटी, इधर हमारा रेजिस्टेंस ओम वाली कॉन्सेप्ट पूरी खत्म हो गई यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी में। अगले जो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, जो कि आपके बहुत छोटे टॉपिक हैं, जो कि कवर भी हो जाएंगे जल्दी। एक तो हमारी विद्युत ऊर्जा बचा हुआ है, विद्युत ऊर्जा, इसके बारे में देख लेंगे। एक हमारा शक्ति के बारे में देख लेंगे, विद्युत शक्ति जो है, और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है, बहुत जगहों पर यूज किया जाता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हमें ध्यान रखने होते हैं। तो थोड़ा सा ये करते हुए और ये हमारा टॉपिक यहीं से समाप्त हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला टॉपिक समाप्त होते ही, ये मान लीजिए कि एक बड़ा टॉपिक है, लाइट की तरह ही है, ये दो टॉपिक खत्म होते हैं तो फिर छोटे छोटे बचते हैं। साउंड हमने बात कर ही लिया, ध्वनि के बारे में, एप्लीकेशन में इसी तरीके से जाता है। फिर कुछ आपके छोटे मोटे टॉपिक है, बस उन्हें कवर करिए, बाकी हमारा यहाँ से कंडीशन क्लियर हो जाती है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।